जी, आप बताइए, टॉपिक बताइए अपना। Antibiotics and other chemotherapeutic agents. एंटीबायोटिक्स एंड कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स, ये है जी आपका टॉपिक। चलिए। ओ ओ इसको क्या हो गया? ये तो लिख ही नहीं रहा है। एक मिनट, मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, ये क्यों नहीं लिख रहा? चलिए जी, टॉपिक लिख दिया मैंने, अब शुरू हो जाए। जी सर। अस्सलाम वालेकुम क्लास। माय टॉपिक इज़ एंटीबायोटिक्स एंड अदर कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स। सबसे पहले हम बताएंगे कि कीमोथेरेपी क्या होती है। किसी भी द ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज़ विद अ केमिकल सब्सटेंस, किसी भी केमिकल सब्सटेंस से जब हम किसी भी डिजीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं या उसका क्यूर करते हैं तो उस ट्रीटमेंट को हम कीमोथेरेपी कहते हैं। और जो सब्सटेंस यूज़ होता है, जो केमिकल हमने यूज़ किया होता है, उस केमिकल को या उस एजेंट को हम कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट कहते हैं। कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट ये मतलब कीमोथेरेपी ये बहुत पुराने दौर में शुरू हो गई थी। मिड 1930 से स्टार्ट हो गई थी ये। और इसका ये फ़ायदा ये हुआ कि इसकी डिस्कवरी से साथ साथ दो बड़े फ़ायदे जो हमें हुए वो ये थे कि सल्फोनामाइड कंपाउंड, सल्फा ड्रग्स जिन्हें हम कहते हैं, उनका यूज़ सक्सेसफुली अप्लाई हो गया कि उससे हमें पता चला कि सर्टेन बैक्टीरियल डिजीजेस, बहुत से ऐसी बैक्टीरियल डिजीजेस हैं जो हम सल्फोनामाइड कंपाउंड या सल्फा ड्रग से ट्रीट कर सकते हैं जिन्हें। और दूसरा एक और बहुत बड़ी क्लास, वाइड क्लास डिस्कवर हुई जिसे हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। इस चैप्टर में हम दोनों डिस्कस करेंगे, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स भी और एंटीबायोटिक्स भी। सबसे पहले कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स और कीमोथेरेपी क्या होती है उसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स वो वाले केमिकल सब्सटेंस, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि जो इन्फेक्शियस डिजीजेस को ट्रीट करने में यूज़ होते हैं। जो कोई भी केमिकल अगर हम यूज़ करेंगे किसी भी डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट के लिए तो उसे हम कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट कहेंगे, उस केमिकल को कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट कहेंगे। ये बहुत सी डिजीज़ में यूज़ होता है। और मैलिग्नेंट सेल्स जो प्रोलिफरेट करते हैं उनकी भी, इन्फेक्शियस डिजीज़ में भी क्यूर के लिए यूज़ होते हैं कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स। उसके बाद ये लेबॉर्ट्री में भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं और ये नेचुरल भी होते हैं। लेकिन जो लेबॉर्ट्री में और सिंथेटिकली और जो नेचुरल होते हैं उन्हें हम इस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं। एंटीबायोटिक्स की जो नेचुरली होते हैं उन्हें हम एंटीबायोटिक्स कह देते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो उन्हें कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स कहा जाता है। जैसे कि जो होते हैं वो ज़्यादातर कमर्शियली प्रिपेयर किए जाते हैं माइक्रोबियल बायोसिंथेसिस से। जैसा कि हम माइक्रोब्स की ग्रोथ करवाएंगे और उनसे जो सब्सटेंसेस रिलीज़ होंगे और वो जो सब्सटेंसेस रिलीज़ करेंगे उन्हें हम एंटीबायोटिक्स का नाम दे देंगे। उसके एंड उसके बाद जो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स यूज़फुल कैसे हो सकते हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा कि बिल्कुल यूज़फुल हैं, जो डिजीज़ है उसके क्यूर के लिए ये यूज़फुल हैं, कैसे पता चलेगा? एक तो ये होना चाहिए कि उसकी सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी होनी चाहिए। सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी का क्या मतलब है? सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी का ये मतलब है कि उसकी बिल्कुल लो टॉक्सिसिटी होनी चाहिए, बिल्कुल भी वो टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए होस्ट सेल्स के लिए। होस्ट सेल्स के लिए वो उनकी टॉक्सिसिटी बिल्कुल लेस अमाउंट्स में होनी चाहिए या होनी ही नहीं चाहिए। और जो पैरासाइट हैं या इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं उनके लिए उनकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि वो होस्ट सेल्स को या बॉडी सेल्स को वो बिल्कुल भी डैमेज ना करें, और जो पैरासाइट है उसे मुकम्मल तौर पर डैमेज करके उसे ख़त्म कर दें। सबसे पहले तो ये होना चाहिए। और जो फिनोल्स वगैरह, जो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़े हैं, जो जर्मिसाइड्स होते हैं, फिनोल्स, कोल्टा डेरिवेटिव्स और बहुत से मर्क्यूरियल कंपाउंड्स हैं जो उन्हें हम कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स नहीं कहेंगे। कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स उन्हें क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो अगर हम उन्हें एज अ कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट यूज़ करेंगे या किसी भी डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करें तो वो हमारी बॉडी में जाकर हमारे होस्ट सेल को ज़्यादा डैमेज करेंगे। और जो पैरासाइट होगा या इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होंगे उन्हें डैमेज नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी पेनिट्रेशन इतनी नहीं होगी कि वो पैरासाइट्स तक पहुंच सकें। तो वो होस्ट सेल्स को डैमेज करेंगे और उनकी जो होस्ट सेल्स की नेचुरल डिफेंस ऑर्गेनिज्म, नेचुरल डिफेंस होगा, उन्हें भी वो डिस्ट्रॉय करके तो वो हेल्थ
हेल्दी पर्सन को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। और जब वो वहाँ पर माइक्रो जब वो वाले डैमेज हो जाएंगे तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक प्रॉपर मीडियम मिल जाएगा वहाँ ग्रोथ के लिए। इसलिए हम उनको कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स रेफर नहीं करते। जो एक कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट होता है उसकी जो सबसे ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जैसे कि पहले भी बताया कि उसे प्रिवेंट करना चाहिए और डिस्ट्रॉय करना चाहिए पैरासाइट सेल्स को, ना कि होस्ट सेल्स को। या अगर करे भी तो बिल्कुल माइनर सी इंजरी हो जिसकी बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना करे उसे। और दूसरा ये होना चाहिए कि उसे पैरासाइट के साथ इतना सेल के अंदर पेनिट्रेट करना चाहिए कि वो पैरासाइट सेल्स को और इन्फेक्शन पार्टिकल। तीसरा ये होना चाहिए कि बगैर बहुत ज़्यादा इफेक्ट किए बॉडी के नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म को उसे छोड़ देना चाहिए, एलिमिनेट कर देना चाहिए बॉडी को। जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ होती हैं, अगर तो वो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को उनमें कोई रुकावट डालता है तो वो अच्छा कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट नहीं होगा। अगर तो वो डिफेंस मैकेनिज्म को वीक करता है तो वो अच्छा कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट नहीं होगा। इसलिए ऐसा होना चाहिए कि जो बॉडी के जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है उसको डिस्टर्ब ना करें। ये हो गए थे कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स। और कीमोथेरेपी के बारे में नेक्स्ट हेडिंग है हिस्टोरिकल हाइलाइट्स ऑफ कीमोथेरेपी। ये आपका हिस्ट्री में क्या क्या, टॉप। मतलब जी, कैसे कीमोथेरेपी जस्ट स्टार्ट हुई, जस्ट कहाँ से ये स्टार्ट हुई। तो आपकी आवाज़ जो दरमियान में कट गई है थोड़ा सा, ये दोबारा टॉपिक दोबारा शुरू करें। जी सर। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है हिस्ट्रिकल हाइलाइट्स ऑफ कीमोथेरेपी। सर क्लियर आ रही है? जी आप ठीक है। जी। अ, सबसे पहले उसमें आता है क्विनीन एंड मलेरिया। सब यूरोपियंस ने 1630 में, बहुत पहले 1630 में उन्होंने नेचुरल क्विनीन यूज़ की थी मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। और क्विनीन वो कहाँ से आई थी? बार्क ऑफ द सिंकोना ट्री। सिंकोना ट्री है एक, उसकी बाग से उन्होंने नेचुरल क्विनीन हासिल की थी और उसको मलेरिया के क्यूर के लिए यूज़ किया था। तो ये मतलब एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन सबसे पहले ये यहाँ से स्टार्ट हुआ कि उन्होंने कोई नेचुरल चीज़ किसी डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने यूज़ की 1630 में। और बाद में ये इफ़ेक्टिव भी रही और इस तरह यूज़ होती रही। उसके बाद है हेडिंग एलरिच सेल्वर्सन एंड सिफाइलिस। सिफाइलिस की जो डिजीज़ है उसके लिए जो प्रोडक्ट्स यूज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे। सिफाइलिस कहते हैं कि पहली ऐसी डिजीज़ है जिसको कीमोथेराप्यूटिक एजेंट की मदद से क्यूर करने की कोशिश की गई थी या क्यूर किया गया था। जो नाउन डिजीज़ है वो सिफाइलिस सबसे पहली है। सबसे पहले 1495 में मरकरी यूज़ किया गया था सिफाइलिस को ट्रीट करने के लिए, लेकिन वो बहुत देर तक नहीं यूज़ होता रहा था। वो बस 1495 बहुत पुराना दौर था। वो मरकरी को उन्होंने यूज़ किया, लेकिन हो सकता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ना रहा और इसलिए छोड़ दिया हो। और उसके बाद 1910 में एक साइंटिस्ट था पॉल एहलरिच, उसने आर्सेनिकल कंपाउंड एक बनाया था, सिंथेसाइज किया था, जिसका नाम था सेल्वेस्टन। उसको वो वाला जो कंपाउंड उसने सिंथेसाइज किया था वो ऐसी ड्रग थी कि जो पेशेंट को या होस्ट सेल्स को बहुत ज़्यादा डेंजर नहीं देती थी। वो होस्ट सेल्स को बगैर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए वो बॉडी वो सिफाइलिस को ट्रीट भी करती थी और बॉडी होस्ट सेल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाती थी। उसके बाद एलरिच की जो कंट्रीब्यूशन थी ना उसको मतलब बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उसने सबसे पहला सिस्टमेटिक कंपाउंड प्रिपेयर किया था जिसमें माइक्रोबिसाइडल प्रॉपर्टीज़ थी, जो माइक्रोब्स को किल कर सकता था। उसको इस बेस पर उसे अवार्ड भी मिला था। अवार्ड प्रॉपर नहीं मिला था, लेकिन उसका शेयर था अवार्ड में, नोबेल प्राइज़ में एली मेचनिकॉफ के साथ, जो कि जिनको अवार्ड मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। और वो वाला इसलिए उन्हें मिला था कि जो सबसे पहला उन्होंने कंपाउंड बनाया सेल्वेस्टन, उसकी लो टॉक्सिसिटी थी ह्यूमंस के लिए। वो बिल्कुल भी बहुत कम अमाउंट में होस्ट सेल्स को डैमेज करता था। और उसके बाद वो गुड केमिकल स्टेबिलिटी भी थी, केमिकल स्टेबिलिटी उसकी अच्छी थी। तो इसलिए इस बेस पे उन्हें अवार्ड से शेयर मिला था, एक अवार्ड का। आहिस्ता आहिस्ता जब ये सारा होता गया तो एलरिच का जो कंपाउंड था सेल्वेस्टन उसे रिप्लेस कर दिया गया अर्सफिनामाइन, नियो अर्सफिनामाइन और आर्सेनिक और दूसरे आर्सेनिकल कंपाउंड्स के साथ और बहुत सी एंटीबायोटिक्स के साथ। लेकिन मेन कंपाउंड उसमें आर्सेनिक ही था, जो कि सिफाइलिस की क्यूर के लिए, सिफाइलिस की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है।
उसके बाद दूसरी हेडिंग है डोमाग सल्फोनामाइड्स एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। अब सल्फोनामाइड्स, जैसा कि पहले भी कहा कि सल्फोनामाइड्स बहुत एक बड़ा ग्रुप है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल डिजीज़ का क्यूर के लिए यूज़ होती हैं सल्फा ड्रग्स या सल्फोनामाइड्स। तो हम इसे डिस्कस करें। एलविश ने तो जो ड्रग बना दी उसमें आपके पास फिर गायब हो गई। जी लगता है जी अलीजा डिस्कनेक्ट हो गई है। वेट